सूत्रों की तरफ से ये बड़ी जानकारी है। तो 2024 के जब लोकसभा चुनावों की हम बात कर रहे हैं तो बीजेपी ने अपना बड़ा दांव खेल दिया। इस बीच बता दें जल्द जारी होगा नोटिफिकेशन और किस तरीके से इसे लागू किया जाएगा, क्योंकि 8 बार कई सारे बदलाव किए गए हैं। 2019 में जिस तरीके से इसे लेकर आया गया था उसके बाद इसे कमेटी में एक बार फिर से भेजा गया और कुछ बदलाव जो है वे किए गए हैं। तो ये बड़ी अपडेट CAA से जुड़ी आपको दे रहे हैं। तमाम नियमों की तैयारी में सरकार अभी जुटी हुई है और कहा जा रहा है कि पूर्ण तरीके से तैयार है और इसे लागू हो चुका है, इसे लागू कर दिया जाएगा, नोटिफिकेशन जारी कर दी जाएगी। आवेदन के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया रहेगी, यानी आपको रजिस्ट्रेशन करानी होगी। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए बता दें कि आप कई सारे प्रमाण पत्र दे सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं। धार्मिक आधार पर आपको बता दें प्रताड़ित लोग, यानी कि प्रोसिक्यूशन जिनका हुआ है धार्मिक आधार पर, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से हिंदू, सिख और फारसी और ईसाई धर्म के लोगों को अगर निकाला गया है तो उन्हें नागरिकता दी जाएगी। 2019 में पास ये कानून हुआ था, लेकिन 2014 से पहले तक जो भी व्यक्ति भारत आया धार्मिक आधार पर उसे उस देश से निकाल दिया गया तो उसे नागरिकता दी जाएगी। इससे CAA लागू होने से कई सारे बदलाव जो है वे आएंगे। ये नीतिगत फैसला जो है 2019 में सरकार द्वारा लिया गया था और 2014 में आपको बता दें और 2019 में बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में ये बात जारी की थी। CAA से किसे नागरिकता मिलेगी, विस्तार से डिबेट में चर्चा करेंगे। क्या लोकसभा में 10 दिसंबर 2019 को जो ये पास हुआ था, अब 2024 में जब ये लागू होने जा रहा है तो इससे आने वाले समय में क्या असर पड़ते हुए नजर आएगा। तो CAA से जुड़ी हर एक अपडेट आपको दे रहे हैं, क्योंकि 2019 में पीछे जाना बेहद जरूरी है 2024 में से लागू होने से पहले समझने के लिए। तो नागरिकता देने के लिए सबसे पहले आपको बता दें 11 दिसंबर 2019 में राज्यसभा में इसे पास कर दिया गया था और साथ ही लोकसभा राज्यसभा में पास होने के बाद इसे लागू कर दिया गया था। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त की आपको बता रहे हैं। भारतीय नागरिकता कानून 1955 की जब हम बात करते हैं, अब तक 6 बार इसमें संशोधन हुए थे। यह हम 1955 के नागरिकता संहिता की बात कर रहे हैं। पहले भारतीय नागरिकता लेने के लिए 11 साल तक रहना जरूरी था, लेकिन अब सरकार ने इसमें बदलाव किया है। संशोधित कानून में ये अवधि घटाकर अब 6 साल कर दी गई है। 1955 के बाद आपको बता दें जो नागरिकता संहिता है, कई बार इसमें अमेंडमेंट्स किए गए। केंद्र का NRC लाने के पीछे का मकसद जो है वो घुसपैठियों की पहचान करना था। जब हम NRC बात कर रहे हैं तो कहा जा रहा है CAA एक होमवर्क है NRC को लेकर, जिस पर सुप्रीम कोर्ट भी वर्डिक्ट दे चुकी है कि NRC करना बेहद जरूरी है। असम के लोगों का तर्क था कि बांग्लादेश से बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आए हैं तो असम में ये लागू ना हो। तो एक बड़ा मुद्दा असम की तरफ से उठा। हिंदुओं को नागरिकता देने से मूल निवासियों के अधिकार जो है वो खत्म हो जाएंगे। हम स्पेसिफिकली यहाँ पर असम की बात कर रहे हैं, असम जैसे स्टेट की बात कर रहे हैं। 1955, 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 और अंत में 2019 में कानून में संशोधन हुआ। 2019 में आपको बता दें इसे नए तरीके से लेकर आया गया। तो CAA एक महत्वपूर्ण बहस है और उससे भी बड़ी बहस है NRC, जिस पर सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि NRC करना जरूरी है। विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन कई सारे सवाल हैं। एक नजर सवालों पर, फिर सीधा चर्चा की ओर बढ़ेंगे। 2024 के चुनाव की जब हम बात कर रहे हैं, क्योंकि एक तरफ ग्रास रूट पर हम देख रहे हैं कि नेता बयानबाजी कर रहे हैं, राम मंदिर का मुद्दा उठाया जा रहा है, लेकिन नीतिगत फैसले, क्योंकि अक्सर विपक्ष द्वारा कहा गया है कि CAA NRC, जिस पर अक्सर बीजेपी कहती है कि उसे लागू किया जाएगा, ये महज एक जुमला है। तो क्या ये सच में जुमला है? लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से गृह मंत्रालय द्वारा तो कह दिया गया है कि 26 जनवरी से पहले इसे लागू कर दिया जाएगा। CAA लागू करने से देश पे क्या असर पड़ेगा? क्योंकि जब हम देश की बात कर रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है नेशन फर्स्ट बीजेपी कहती है। नेशन फर्स्ट के तहत कॉन्स्टिट्यूशन आता है, संविधान आता है। संविधान आर्टिकल 14 की बात करता है कि आप धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। लेकिन जब हम NRC की बात कर रहे हैं, CAA की बात कर रहे हैं, जिस तरीके से अमेंड किया गया है, तो क्या ये आर्टिकल 14 का पालन कर रहा है? CAA की जब हम बात कर रहे हैं, लागू तो इसे कर दिया जाएगा, लेकिन कई सारे वर्ग, इस पर कई सारे तर्क हैं। असम एक नॉर्थ ईस्ट स्टेट की जब हम बात कर रहे हैं, जब हम 1971 में चले जाते हैं, उससे पहले के जो भी लोग असम में आए उन्हें नागरिकता दी जाएगी, उसके बाद नहीं दी जाएगी। अगर इसमें बदलाव किया जाएगा तो असम कह रहे हैं जो हमें स्पेशल राइट्स दिए गए हैं उनका क्या होगा? इस बीच डर किसके मन में है? अगर आपको नागरिकता मिल रही है और अगर आप देश के नागरिक हैं तो आपके मन में डर नहीं होना चाहिए।
अगर हम बात CAA की कर रहे हैं, अगर हम बात NRC की कर रहे हैं, दोनों में अगर आप देश के नागरिक हैं और अगर आपको बांग्लादेश, पाकिस्तान और ऐसे अफगानिस्तान जैसे देशों से आपके धर्म के आधार पर निकाला गया, क्योंकि इस्लामिक स्टेट है, लेट्स एक्सेप्ट इट, इसको मान लेते हैं, तो यहाँ पर हिंदू, ईसाई, सिख धर्म के लोगों को वहां से निकाला गया, परसिक्यूट किया गया, ऐसे एक हम टर्म की अगर हम बात करें, तो इनको अब न्याय दे रही है भारत सरकार। इसमें ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है नहीं, इस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। इस बीच विपक्ष की अगर हम बात करें तो असम में जब चुनावी प्रचार के लिए राहुल गांधी जाते हैं तो वो कहते हैं कि CAA हम लागू नहीं करेंगे, लेकिन जब बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की, यहां पर राहुल गांधी पहुंचते हैं तो उस वक्त वो CAA को लेकर कुछ और बात कहते हैं। तो कांग्रेस एक ही कानून को लेकर 2 स्टेट्स में अलग अलग बात कहते हुए नजर आ रही है। विस्तार से आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परिचय आपको करा देते हैं। RK मिश्रा हमारे साथ BJP से हैं, कुंवर सिंह निषाद हमारे साथ कांग्रेस से हैं, प्रियंका टंडन सामाजिक कार्यकर्ता है, रमेश ठाकुर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का अपना कीमती समय देने के लिए। सबसे पहले शुरुआत RK मिश्रा जी मैं आपके साथ करना चाहूंगी। 27 दिसंबर को गृह मंत्री अमित शाह ने एक बात कही कि बांग्लादेश के अंदर सबको नागरिकता मिलेगी। सर मैं करेक्ट करना चाहूंगी, सबको नहीं, सिख, हिंदू, ईसाई और पारसी, सबको कैसे? देखिए पलक, यहाँ पर जो CAA की बात हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पर हमने लोगों ने देखा था क्योंकि जब देश आजाद हुआ था तो उस समय में महात्मा गांधी जी ने कहा था जो भी अफगानिस्तान हो, बांग्लादेश हो या पाकिस्तान के अंदर में अल्पसंख्यकों के ऊपर में अगर अत्याचार हो या किसी भी और माध्यम से जहां पर उनको मजबूर किया जाए क्योंकि ये देश छोड़ने के लिए, तो वहां से वो भारत आकर के अपनी नागरिकता ले सकते हैं, ये उनका अधिकार है। क्योंकि हुआ ये था जो 1947 में कुछ ऐसे हुए थे जो कि जहां पर जो अल्पसंख्यक थे वो वहीं रह गए। बाद में उनको ये हुआ जो कि नहीं, हमें भारत के अंदर में जाना चाहिए, तो उस समय में जो कानून था, जिसका राज था, जिसकी सरकार थी, उन्होंने बड़ा ही ढुलमुल रवैया अपनाया। और मुझे लगता है जो कि ये आज ही नहीं, ये तो पहले ही लागू हो जाना चाहिए था। लेकिन हमारे यहाँ पर क्या है, अगर आप कोविड वैक्सीन की भी अगर बात करेंगे, चाहे धारा 370 की बात कर लें या ट्रिपल तलाक की बात कर लें, हर जगह एक गुमराह करने वाला एक एजेंडा चलता है और वो विपक्षी पार्टियां हमेशा से ही करती रही। अगर आप देश के अंदर में कोई ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते हैं, आपने देखा जो कि किस तरह से, मात्र एक मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं, अगर मोबाइल के मैन्युफैक्चरिंग में आज देश दूसरे स्थान पर है, लेकिन यही विपक्षी पार्टियां कहती थी नहीं, एसेसरीज हम लाते हैं, असेंबल करते हैं, फिर हम उसको बेचते हैं, यही कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग में हम दूसरे स्थान पर आ गए हैं। तो उदाहरण तो इस तरह से दिया जाता है। तो देश के अंदर में कुछ विपक्षी पार्टियां ये है जो कि राजनीतिक रोटी सेकने के लिए लोगों को गुमराह करना, इनका यही एजेंडा है और इनका यही काम है। CAA यही चीज कहता है, CAA किसी की नागरिकता को छीनने का अधिकार नहीं है, लेकिन जिन 3 देशों की हमने जिक्र किया है, हमने वहां पर जो अल्पसंख्यक को नागरिकता देने का ये काम करता है। यहाँ पर न कोई धर्म के आधार पर है, न किसी भी आधार पर, लेकिन अल्पसंख्यक कौन है वहां पर? पाकिस्तान के अंदर में अल्पसंख्यक कौन है? अफगानिस्तान के अंदर में अल्पसंख्यक कौन है? बांग्लादेश के अंदर में अल्पसंख्यक कौन है? तो इनको लेकर के जो गुमराह एक हम लोगों ने देखा था जो कि CAA के अंदर में 2019 के अंदर में जिस तरह से यहाँ पर दिल्ली के अंदर में दंगे तक भड़का दिए गए थे, और इसके ऊपर में विपक्षी पार्टियां अभी भी अपने आप को पाक साफ को साबित करने की कोशिश कर रही है। तो मुझे लगता है CAA का कानून अब बिल्कुल कानून बन चुका है, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा के अंदर में पास भी हो चुका है और राष्ट्रपति द्वारा उनके ऊपर में हस्ताक्षर भी हो चुके हैं। तो निश्चित तौर पर हमने देखा है जो कि हो सकता है जनवरी के, ठीक है सर, विस्तार से चर्चा करेंगे। कुंवर सिंह निषाद हमारे साथ विपक्ष से हैं, कांग्रेस से। कुंवर जी क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके 2 पक्ष सुनना चाहती हूँ सर, एक कांग्रेस के प्रवक्ता होने के नाते और एक भारतीय होने के नाते। सर क्या नेशन फर्स्ट के तहत CAA एक बहुत जरूरी कदम है, NRC एक बहुत जरूरी कदम है जो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि सरकार को उठाना पड़ेगा? आज 2024 में जब वो लागू होने जा रहा है या 2019 में जब इसे फ्रेमवर्क करके पास कराया गया, कांग्रेस को, विपक्ष से इससे क्या आपत्ति है? देखिए, कांग्रेस को इससे कोई आपत्ति, कांग्रेस को आपत्ति इस बात पर है कि भारत के लगभग 4.5 लाख लोग प्रति वर्ष भारत की नागरिकता छोड़ देते हैं। वो अब भारत को अपने लायक रहने योग्य नहीं समझते,
यदि सरकार यह सोचती है कि जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं वहाँ के अल्पसंख्यकों को सम्मान मिलना चाहिए, भारत की नागरिकता मिलनी चाहिए, और क्योंकि उनके ऊपर धार्मिक आधार पर वहाँ पर उत्पीड़न हुआ, तो मैं तो इनसे कहना चाहूंगा सर कि आपकी इनको आवाज भी सही तरीके धार्मिक से मेरे आधार पास नहीं पर- पहुंच रही। टीम से मेरी रिक्वेस्ट है आपकी वॉल्यूम थोड़ी बढ़ाई जाए। जी कुंवर जी बोलिए। मैं तो ये जो सरकार यहाँ भारत की सरकार है मोदी जी की, मैं तो इनसे भी निवेदन करूंगा, जिस तरह से आप जो पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों की चिंता कर रहे हैं, उसी प्रकार से आप भारत के अल्पसंख्यकों की भी चिंता करें। उनके बारे में भी सोचें कि भाई उनका उत्पीड़न बंद होना चाहिए, हिंदू मुसलमान की राजनीति बंद होनी चाहिए, मंदिर मस्जिद के मुद्दे बंद होने चाहिए, और जो भारत के लोग अपनी नागरिकता छोड़ रहे हैं उन पर भी 4.5 लाख लोग लगभग प्रतिवर्ष भारत की नागरिकता छोड़ते हैं, उन पर भी सरकार को चिंता करनी चाहिए। और एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पलक जी, आप शायद कुछ चीजों को आपसे रह गई हैं, क्योंकि आपको सूत्रों के हवाले से यह जानकारी तो मिल गई सीए और एनआरसी के विषय में। एक बहुत महत्वपूर्ण ये मास्टर स्ट्रोक साबित होगा भारतीय जनता पार्टी का और मोदी जी का, जो कि वो करने जा रहे हैं। 3 बनारस के बलात्कारी जो देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़े होते हैं, ऐसे कुणाल मिश्रा, सक्षम पटेल और आनंद चौहान, इनके घरों पर बुलडोजर चलाने जा रहे हैं ये लोग। सर मैंने आपकी बात सुन ली। इनको एनकाउंटर करने जा रहे हैं ये लोग। सर आप अभी और सीएए को लेकर सर मैंने आपसे सवाल पूछा, हाँ, बहुत अच्छा लगा मुझे, आपको बहुत सारे मुद्दे पता है देश में क्या चल रहे हैं सर, लेकिन डिबेट अभी सीएए को लेकर है। आपको सुनना पड़ेगा इस पे। सर आपने बोल लिया, सर आपने सब कुछ बोल लिया, एंड में जाकर मैं आपको रोक रही हूँ सर, क्योंकि फिर विपक्ष कहती है कि उन्हें बोलने नहीं दिया जाता। सर टॉपिक यहाँ पर ये है कि हम सीएए को लेकर चर्चा कर रहे हैं सर। पार्टी के सरकार के सर हम सीएए को लेकर चर्चा कर रहे हैं। हाँ मैं सीए पे आ रहा हूँ, मैं सर सीए आप पे नहीं आ रहे। ये जो चीजें जो करने वाले हैं, ये मैं बता रहा हूँ कि ये जो चीजें ठीक है सर, प्लीज ये 100 दिन में काला धन लाने वाले थे, वो करने वाले हैं, 15 लाख रुपए देने वाले हैं, 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष के हिसाब से 10 करोड़ रोजगार देने वाले हैं। यह जो चीजें हैं, ये महंगाई कम करने वाले हैं, पेट्रोल डीजल सस्ता करने वाले हैं, राशन सस्ता करने वाले हैं, ये इनके मास्टर स्ट्रोक है। यदि ये कर देंगे तो शायद हम लोग धराशायी हो जाएंगे। ये चीजें शायद आपसे रह गई थी, सूत्रों के हवाले से हमको जानकारी तो मैंने आपको सूचित कर दिया। सीएए को लेकर कांग्रेस का क्या स्टैंड है सर? 5वीं बार पूछ रही हूँ मैं। देखिए हमारा इस पर कांग्रेस पार्टी को तय नहीं करना है कि देश की नागरिकता किसको मिलेगी किसको नहीं मिलेगी, यह तय करना सरकार का काम है। सरकार का जो भी फैसला होगा, इसमें संसद में यदि वो बहस के लिए इस लायक समझेंगे, यदि वो मन की बात करते तो वो दूसरा विषय, लेकिन वो इस लायक समझेंगे तो शायद संसद में। चलिए ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा, आपने सारी चीजों पर बात रखी लेकिन सीएए पर नहीं रखी। प्रियंका टंडन जी क्या कहना चाहेंगी मैम, क्योंकि इस वक्त तमाम विपक्षी पार्टियों का ये कहना है कि एक जुमला है, इससे जितने भी हमारे ह्यूमन राइट्स हैं वो जो है उनका पालन नहीं हो रहा है, कई सारे ऐसे तर्क दिए जा रहे हैं। लेकिन भारतीय होने के नाते और एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते आप क्या कहना चाहेंगे कि ये कदम बहुत जरूरी है? जी धन्यवाद पलक जी। सबसे पहले मैं सर कुंवर जी आपसे एक सवाल है मेरा, पहले मैम ने आपसे एक सवाल किया कि सीएए जो है उसमें कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है। आपने बहुत सारी बातें यहाँ पर गिनवा दी कि 2 करोड़ जनता और ऐसी वैसी बातें और योजनाएं। पहले आप मुझे बताइए कि आप क्या समझते हैं सीएए के बारे में, उसकी जानकारी प्लीज मुझे दीजिए। और दूसरा सवाल ये जो आपने हिंदू मुस्लिम की बात यहाँ पर की है ना, आपकी पार्टी से ही प्रोपोगेंडा चलता हुआ आ रहा है और सदियों से चलता हुआ आ रहा है, और देश को भड़काने का काम कौन कर रहा है? भली भांति पूरा देश, देश का युवा, देश की जनता सभी जानते हैं। आप मुझे बस इतना जवाब दीजिए, सीए आपके लिए क्या है, फिर मैं जवाब दूंगी कि सीए क्यों इस देश के लिए लागू होना चाहिए। प्लीज सर। कुंवर जी। नहीं, मैं तो सी में प्रस्तावना रखी गई, पलक जी ने बहुत अच्छी प्रस्तावना रखी कि पड़ोसी देशों में जो अल्पसंख्यकों के ऊपर उत्पीड़न हो रहे हैं उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी। तो बहुत अच्छी बात है भाई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। सर आप कुछ गिनवा रहे थे ना कि ऐसा नहीं हुआ वैसा नहीं हुआ, तो शायद मुझे लगता है जो रोडें बन रही हैं और जो रोज के हिसाब से काम हो रहा है, 2 से 200 आज कंपनी हो जाती है, इंडिया सबसे लार्जेस्ट लीडिंग इंडिया बन जाता है, जहां पर हमारी देश में कार की सेल अधिक से अधिक बढ़ रही है। हमने 2 देश के बड़े ब्रांड्स को खरीद लिया, मुझे समझ नहीं आती अब कौन से देश में जी रहे हैं। बात आती है यहाँ पर
ठीक है प्रियंका जी, चलिए मुद्दे पर आते हैं। प्रियंका जी, सीएए को लेकर आपका क्या स्टैंड है? क्या ये जरूरत है इस वक्त एनआरसी और सीएए लागू करने की? लोकतंत्र से चलता है, 2022 तक पक्का मकान बनाने का वादा किसने किया था? 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का वादा ठीक है कुंवर जी ठीक है सर, मैं आपको बताऊंगी, आपको फिर समय दूंगी सर, मोदी प्लीज। के गुणगान करना एक विषय ठीक है कुंवर जी, ठीक है, मेरी रिक्वेस्ट है टीम से, प्लीज आप कुंवर जी को म्यूट करें। प्रियंका जी, सीएए एनआरसी क्यों जरूरी है? मुझे पता है कि कौन सी चीज कितनी ज्यादा जरूरी है। ठीक है प्रियंका जी, आपका क्या पक्ष है सीएए और एनआरसी को लेकर मैम? जी पलक जी, सीए की बात करते हैं यहाँ पर। सीएए क्यों नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। देखिए, इस टाइम पर ना हर व्यक्ति जो इस दुनिया में जीव जन्म लेता है ना, उसकी एक आइडेंटिटी होती है। बाहर देश की आप बात करेंगे तो बाहर देश में पीआर बोलते हैं कि आपको लागू कर दिया जाता है कि आप इस देश के व्यक्ति हैं। तो इसी प्रकार हमारे देश में भी सीए आना चाहिए। आपने देखा है, जो भी हम कंट्रीज की बात करें, जो भी हम यहाँ पर सिटीज की बात करें, वहां के लोग सबसे ज्यादा, उनकी मानसिकता जो होती है वीक होती है, कमजोर होती है। इसी वजह से उनको धार्मिक तरीके से पीड़ित किया जाता है। तो क्या आप लोगों को नहीं लगता कि देश के संविधान में, इस लोकतंत्र में जीने का हक, एक नाम के साथ जीने का हक हर उस व्यक्ति को है जो इस देश में रहता है? मुझे लगता है कि ये जरूर लागू होना चाहिए और इसमें बहुत देर हो गई है। अब इसका समय आ गया है कि निर्धारित हो जाए कि सीएए लागू होगा। रमेश जी क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि इस वक्त कांग्रेस का स्टैंड क्लियर नहीं है। एक तरफ वो तमाम मुद्दे गिना रहे हैं लेकिन सीएए की तारीफ भी कर रहे हैं। तो राहुल गांधी असम में कहते हैं सीएए लागू नहीं करेंगे, तो बांग्लादेश, जब बात करें पश्चिम बंगाल की, तो वहां पर उनका स्टैंड बदल जाता है। रमेश जी क्या कहना चाहेंगे? पलक जी, इसमें दो बातें हैं। पहली तो ये है कि विपक्ष अपने को तय नहीं कर पा रहा है कि इस मुद्दे को लेके हम किस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट को घेरें और इसमें कमियां कैसे निकालें और उसके लॉजिकल जो चीजें हैं उसको लेके हम कैसे घेरें। अब कुछ कांग्रेसी, अभी किसी और चैनल पे बात चल रही थी तो उन्होंने कहा हम सीए के बिल्कुल खिलाफ नहीं है, लेकिन उसमें उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, वो यहाँ रिपीट करना चाह रहा हूँ। कांग्रेसी बड़े नेता थे, उन्होंने ये कहा, देखिए हमारे घर में 4 लोग हैं और पता चला 8 रोटियां बनी हुई हैं और उसमें 2 लोग अचानक और आ जाएं, तो 8 रोटी में ही तो उनको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पेट भूखा रह जाएगा। बिल्कुल सही बात है। मानव संसाधन और जितने रिसोर्सेस हमारे पास हैं वो आज की डेट में किस तरीके से नूरा कुश्ती हो रही है, जॉब है नहीं हमारे पास और कई सारी ऐसी चीजें हैं। अब उसमें जब हम 35 लाख या 50 लाख जो अधिकृत आंकड़ा जो सीए का गवर्नमेंट ने बताया है कि इतने हैं, और आई एम श्योर इससे ज्यादा है, मुझे लग रहा है ये 4-5 करोड़ लगभग लाख से भी ज्यादा हो सकता है इसमें। ठीक है। लेकिन इस इतनी बड़ी आबादी को आप कहाँ पे बसाओगे? कहाँ? उसका ब्लूप्रिंट आपने बिल्कुल नहीं बताया, ना जनता को बताया, ना पब्लिक डोमेन में आपने चीजें रखी। एक बात है। दूसरा पहलू, आपने सब जितने भी बैठे हुए पैनल में सबसे आपने ये कहा कि भारतीय होने के नाते आप क्या सोचते हो। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, भारतीय की बात जहाँ पे आती है ना, तो एक मानवता झलकती है। पूरा विश्व ये जानता है कि भारतीय लोग कितने उदारवादी हैं। उस उदारवादिता की अगर तस्वीर हम पेश करें तो ये 3 जो देश हैं, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, यहाँ के जो हिंदू, सिर्फ हिंदू ही नहीं, उसमें हमारे सिख भी हो गए और ईसाई भी हो गए और कई सारे ऐसे हैं जो हमारे से नाता रखते हैं। उनके हालात कैसे हैं, ये सारी चीजें देखो। अब जब देश आजाद जब हुआ था तो उस समय लाहौर में हिंदुओं की संख्या कितनी थी? तकरीबन मुझे लग रहा है मुस्लिमों से एक इक्वल थी, बराबर थी। आज 1.25 पे पहुंच गई। इसका मतलब सारे हिंदू वहां से खत्म हो गए। कैसे कन्वर्टेड कर दिया गया, क्या कर गया? अगर जो कुछ बच्चे हैं वो अगर भारत में शरण लेना चाहते हैं, वापस आना चाहते हैं अपने बुजुर्गों के पास, अपनी धरती माँ को फिर चूमना चाहते हैं, तो उस लिहाज से देखा जाए तो कोई बुराई नहीं है इसमें। सरकार का लेकिन रमेश जी, आपने कुछ देर पहले एक बात कही कि हमारे पास रिसोर्सेज कम है, संसाधन कम है और उनको बांटा किस तरीके से जाए, क्योंकि हमारी आबादी जो है वो 140 करोड़ हो गई है। लेकिन सर, इस वक्त गृह मंत्रालय का और गृह मंत्री अमित शाह का ये कहना है कि सीएए फिर उसके बाद एनआरसी, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि एनआरसी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मुझे लगता है कि आपको नहीं लगता कि एनआरसी जब लागू होगा तो बहुत सारे ऐसे इलीगल इमिग्रेंट्स हैं जो बाहर जाएंगे, पता चलेगा कि यहाँ पर भारत में रह रहे हैं, बकायदा हमारे रिसोर्सेज को ले रहे हैं, नौकरियों को ले रहे हैं और उनके पास भारत की नागरिकता ही नहीं है।
जी रमेश पलक जी, यहाँ पे आप पत्रकार हो, हम पत्रकार हैं, हम लोगों को ज्यादा अच्छी तरीके से बताना चाहिए लोगों को कि पॉलिटिकल वाला जो व्यक्ति है वो सही से नहीं बता पाएगा। यहाँ जब बात बताने की जाती है ना, सीए और एनआरसी दोनों अलग पहलू हैं और दोनों बिल्कुल अलहदा, दोनों अलग मुद्दे हैं, एक दूसरे से किसी का कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल सही बात है। जब एनआरसी जब लागू हो जाएगा ना, तो उसमें विरोध होना, जो हमने ये जामिया में जो देखा था शाहीन बाग का, वो फिर होगा, फिर उस तरीके से होगा। उसमें तो ये आ जाएगा भैया, यहाँ पे अगर बांग्लादेश की बात करें, 24 परगना की एक रिपोर्ट कल परसों मैं पढ़ रहा था, पश्चिम बंगाल का जो जिला है, तो उसमें बताते हैं कम से कम 25% जो इस समय की जनसंख्या वो सारी कन्वर्टेड सब बांग्लादेशी हैं। वो कहाँ जाएंगे? आप भगा नहीं सकते हो, इतनी जल्दी किसी को नहीं भगा सकते हो। यहाँ पे मुझे लग रहा है सरकार के पास इतनी बड़ी चुनौती आ जाएगी कि इनको कहाँ पे खपाएं, इनको कहाँ पे सीए को लागू करना कोई दिक्कत नहीं है, मुझे लग रहा है सरकार लागू कर देगी। इस पे ज्यादा कांग्रेस भी विरोध नहीं करेगी और भी पार्टी वाले वो भी विरोध नहीं करेंगे। वो चाहेंगे कि हाँ दूसरे लोग प्रताड़ित लोग हैं जो आ जाए यहाँ पे, बस जाए। लेकिन एनआरसी वाली जब जहाँ पे बात आ जाएंगी, मुझे लग रहा इतना पेचीदा मुद्दा है जिसपे सरकार बहुत मुश्किल से स्टैंड ले पाएगी और उसमें विरोध होना और उसपे ये तकरार कंफ्लिक्ट होना बहुत जरूरी है। लेकिन एक कमेंट मैं आपसे चाहूंगी रमेश जी, क्या देश के लिए एनआरसी जरूरी है? हाँ देखो, ये मुद्दा मैंने पहले ही बताया, बहुत पेचीदा है। एक हमारे घर में बहुत समय से काम कर रहा है, नौकर चाकर है या किसी तरीके से वो कर रहा है, अचानक उसको बेदखल कर देना, दिल में टीस तो रहेगी नहीं यार, उसके वो भी हमारा भागीदारी है और बहुत समय से हमारे साथ में रह रहा है, उसको एकदम भगा देना, उनके बच्चे भी हैं, उनके सब हैं, एक मानवता के तौर पे ये मेरी व्यक्तिगत राय है। तो मुझे बिल्कुल अच्छा रमेश जी, विस्तार से चर्चा करेंगे सीएए पर भी, एनआरसी पर भी, क्योंकि लगातार इन दोनों नीतिगत फैसलों पर चर्चा कर रहे हैं। 1951 के बाद एनआरसी नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने ये बात स्वयं करी कि एनआरसी जरूरी है। असम, नॉर्थ ईस्ट की जब हम बात करें, वो लगातार इसकी मांग उठाते हुए नजर आ रहा है। सीएए के लिए सरकार तैयार है क्या? उसके बाद अगला कदम एनआरसी होगा? विस्तार से इन्हीं मुद्दों पर कर रहे हैं चर्चा। फिलहाल वक्त को चला एक छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का JK 24/7 न्यूज में स्वागत है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी कई सारे नीतिगत फैसले लेते हुए नजर आ रही है, उनमें से एक है सीएए। आरके मिश्रा जी, सर इस वक्त नॉर्थ ईस्ट को लेकर बीजेपी में क्लैरिटी नजर नहीं आ रही है। असम के लोगों का कहना है कि सीएए यहां पर लागू नहीं होना चाहिए, तो पश्चिम बंगाल में इस वक्त जरूरत बना हुआ है। पूरे देश में लागू होगा या फिर अलग अलग राज्यों में अलग अलग नीतिगत फैसले जो हैं केंद्र सरकार द्वारा लिए जाएंगे? नॉर्थ ईस्ट को लेकर क्या है सीएए का स्टैंड? और देखिए पलक, यहाँ पर अभी हम बात रमेश जी की सुन रहे थे, चिंता वाजिब है, जैसे उन्होंने चिंता व्यक्त की है, निश्चित तौर पर वाजिब चिंता है, लेकिन मुझे लगता है सरकार इसको और स्पष्ट रूप से लागू करने से पहले उसके ऊपर में पूरी तरह से चिंतन कर चुकी है और निश्चित तौर पर ये पूरे देश में लागू, ऐसा मेरा मानना। दूसरी चीज ये कह रहे थे क्योंकि जो आर्थिक जो बोझ पड़े, निश्चित तौर पर जो अगर मान लीजिए एक रोटी 8 रोटी जैसे अभी इन्होंने उदाहरण दिया और उसी में अगर कोई 10 आदमी आ जाता है तो उसी के ऊपर में भार पड़ेगा, ये बिल्कुल चिंता वाजिब है, इसमें कहीं कोई दो मत। लेकिन उसके लिए भी सरकार ने पूरी तरह से, अब एक चीज बताइए, कोई भी कानून लागू करने से पहले हम लोग बिल्कुल चिंतित होना बिल्कुल वाजिब है, ये वास्तविकता भी है। जैसे जब हमने 370 को लागू करने की कोशिश की थी तो सब कहते थे जम्मू कश्मीर के अंदर में इस तरह की अराजकता फैली हुई है, जो 370 शायद लागू हो पाएगा या सक्सेसफुल होगा या नहीं। आरके मिश्रा जी, लेकिन बीजेपी के अंदर भी सीएए को लेकर प्रतिवाद है, कंट्राडिक्शन है, क्योंकि पहले जब आप इस सीएए को लेकर आते हैं आप कहते हैं कि असम में लागू होगा, जो हाल ही में नोटिफिकेशन आती है सर उसमें एक्सेप्शन है कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर, नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट्स है मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा के अंदर इसे लागू नहीं किया जाएगा। तो सर क्लैरिटी क्या है जब आप कह रहे हैं कि पूरे देश के अंदर हम यूसीसी के लिए तैयार हैं, एक देश एक कानून, तो जब आप यूसीसी का हवाला दे रहे हैं और अगर आप कोई और कानून लेकर आ रहे हैं तो उसे हर स्टेट में लागू करिए ना। अब आप कह रहे हैं कि आप नॉर्थ ईस्ट में लागू नहीं करेंगे। आपके प्रश्न वाजिब है, आपके प्रश्न वाजिब है। जैसे हमने अभी कहा, जैसे यूसीसी के ऊपर में अगर आपने चर्चा की है, कि आपने इस विषय को लिया है, तो यूसीसी के अंदर में भी आपने देखा है जो कि स्टेट वाइज इसकी ड्राफ्टिंग भी हो रही है
और उसको लागू करने के लिए क्या फेज वाइज इसको लागू किया जाएगा और कैसे लागू किया जाएगा, सरकार इसके प्रति बड़े ही संवेदनशील तरीके से इसके ऊपर में भी काम कर रही है। नहीं सर, मैं निश्चित तौर पर बीजेपी की यूसीसी विचारधारा पर सवाल उठा रही हूँ सर। आप कह रहे हैं कि एक यूनिफॉर्म तरीके से कानून हर एक स्टेट में लागू होने चाहिए, और ठीक है, मैं समझ रही हूँ बीजेपी का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो नजरिया है। लेकिन सर जब आप यूसीसी की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जब आप सीएए लेकर आ रहे हैं, अलग कानून है दोनों, लेकिन यूनिफॉर्मिटी नहीं है ना। आप पहले कह रहे हैं पूरे देश में लागू होगा, अब आप कह रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट में लागू नहीं होगा। दो चीज अभी मैंने कहा, जो सीएए एक अलग बात है, जैसे आपने भी कहा, बिल्कुल सीएए एक अलग कानून है और यूसीसी अलग कानून है। इसके ऊपर में, सीएए के ऊपर में, चूंकि कानून बन चुका है, इसमें संशोधन हुए हैं, और इसको किस तरह से लागू किया जाएगा ये सरकार की जिम्मेदारी है। और मुझे लगता है जो कि इसको सारे रमेश भाई अभी बिल्कुल सही कह रहे थे, जो कि हो सकता है कहीं शाहीन बाग फिर न हो, ऐसी चिंता हो सकती है, लेकिन मुझे आशा है जो कि अब इस तरह के शाहीन बाग नहीं बनने दिए जाएंगे। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ। कैसे? ये तो हो गई सीए की बात, लेकिन आपकी भाजपा की जो नीति है, वो रीति है बिल्कुल स्पष्ट है, चाहे वो सीए हो, चाहे एनआरसी हो, चाहे यूसीसी हो, या अन्य कोई कानून जिससे पहले हम लोगों ने इसको दो चार जो हम लोगों के सामने में जो समस्याएं आई थी, चाहे वो ट्रिपल तलाक हो, धारा 370 हो, या अन्य कोई ऐसे कानून। सर इस वक्त मैं एक बहुत जरूरी क्लैरिटी चाहती हूँ सर, क्योंकि मैं इस देश की नागरिक हूँ और सबसे पहली बात मुझे समझ आती है जर्नलिस्ट होने से पहले भारतीय होने की। सर नेशन फर्स्ट, बीजेपी अक्सर ये बात कहती है, अच्छी बात है, लेकिन सर डिप्लोमेसी भी आती है जब हम नेशन की बात कर रहे हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि जो घुसपैठ हो रही है उसे रोकने के लिए एनआरसी, सीएए जरूरी है सर, लेकिन हमारी डिप्लोमेसी पर कितना असर पड़ेगा? क्या यूनिवर्सली इसे एक्सेप्ट किया जाएगा? बिल्कुल किया जाएगा। जब भी आप कोई भी कानून लाते हैं और उसको पास करा करके देश के ऊपर में आप लगाने की कोशिश होती है, हो सकता है जो कि कहीं ना कहीं नकारात्मक, क्योंकि हमारे यहाँ पर विपक्षी, मैंने क्या कहा, एक कोविड वैक्सीन के ऊपर में भी नकारात्मकता जिस तरह से फैलाई गई थी, गुमराह करने की कोशिश की गई, तो यहाँ पर तो देश के अंदर ठीक है प्रियंका जी, आपका क्या स्टैंड है कि एक तरफ नेशन फर्स्ट और नेशन में भी डिप्लोमेसी भी आती है, हमारे पड़ोसी देशों के साथ संबंध अच्छे होने चाहिए, ये बेहद ज्यादा जरूरी है। क्या एनआरसी लागू करने से, सीएए लागू करने से, शेख हसीना इसकी आलोचना करते हुए नजर आई थी, मुझे याद है 2019 के अंदर, सीएए की बात कर रही हूँ, तो हमारी डिप्लोमेसी किस तरीके की होगी जब इसे लागू कर दिया जाएगा? जी प्रियंका। देखिए मुझे लगता है कि जब भी कोई, मैं ये तो नहीं बोलूंगी कि कुछ नया हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि बहुत ही सदियों से चलता हुआ आ रहा है मुझे, लेकिन जब भी कुछ संविधान में कुछ बदलाव होता है, कुछ नई चीजें होती हैं, उसको एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। अब बात विपक्ष मतलब ही होता है ऑपोजिट पार्टी, तो विपक्षी जब आते हैं या देश दुनिया में नेगेटिविटी तो देखिए आएगी, चाहे वो कोई भी कंट्रोवर्सी आप उठा लीजिए। अभी हमें पता है कि जनवरी में ऑलरेडी राम मंदिर को लेकर बहुत सारी कंट्रोवर्सी छिड़ने वाली है, छिड़ भी रही है। ऐसे ही जब भी कोई संविधान बनता है, कोई लॉ बनता है, कोई भी चीज आती है, तो कुछ ना कुछ नेगेटिविटी या कुछ नेगेटिव लोग आते ही हैं उसको भड़काने के लिए या उसको खराब करने के लिए। मुझे लगता है इससे देश दुनिया के उन लोगों को, स्पेशली जिन्होंने बहुत ज्यादा सफर किया है, बहुत ज्यादा प्रताड़ित हुए हैं, मुझे लगता है कि उनको कोई परेशानी होनी चाहिए। क्या कहना चाहेंगे रमेश जी? यही सवाल आपसे मेरा रहेगा, लेकिन इस बीच आर्टिकल 14 का भी जिक्र किया जा रहा है, क्योंकि जब हम सीएए की बात कर रहे हैं, आर्टिकल 14 में कहा जा रहा है कि आप धर्म के आधार पर किसी पर भेदभाव ना करिए। ये संविधान कह रहा है सर, मैं संविधान को कोट कर रही हूँ, लेकिन सीएए तो एकदम ऑपोजिट लग रहा है इसके। नहीं, यहाँ संविधान और धर्म की कोई बात ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि सीए में आप देखो हिंदू धर्म के लोग भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, और बाकी जितने भी पीड़ित लोग हैं उनको यहाँ संरक्षण देने की बात कही जा रही है। धर्म, धर्मांतरण और समुदाय वाली तो कोई बात आ ही नहीं रही है। अब देखो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान किन की धरती रही है? ऋषि मुनियों की धरती रही है, और ऋषि मुनियों का अनुसरण किसने करा है, ये सारी चीजें हैं। प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म कहाँ है? हाँ, तो और इसमें और रही बात, हिंदुस्तान ने कभी मुसलमानों को भी नहीं धिक्कारा है। आराम से रहे, जैसे आप रह रहे हैं वैसे हम रह रहे हैं। भाई हमारे हिंदुस्तान के पहले शिक्षा मंत्री मुस्लिम रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे राष्ट्रपति रहे हैं,
सब कुछ चलता आया है। राष्ट्रपति जो रहे अब्दुल कलाम साहब, उनको आज हम भगवान की तरह पूछते हैं, लोग उनको आइडियल मानते हैं। तो इसकी जो मिली जुली संस्कृति है वो बताती है कि हमारी भारतीयता कितनी बड़ी है, और उसी को ध्यान में रखते हुए ये जो पीड़ित हमारे लोग हैं उनको संरक्षण देने की बात कही जा रही है। मुझे लग रहा है इस मुद्दे पे बहस बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, बल्कि सबको स्वागत करना चाहिए इस कदम को, और अपने से जिससे जितना भी बन सके उतनी इसको सहयोग करनी चाहिए। मैं सीए की बात कर रहा हूँ, मैं एनआरसी की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि एनआरसी का मुद्दा वो बहुत ही लीगली अलग है, बहुत पेचीदा है, क्योंकि उसमें लेकिन फिर रमेश जी, अभी थोड़ी देर पहले आपने ही ये बात कही थी कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं उस पर सबसे पहला अधिकार भारतीयों का है। ये बात अभी आपने बोली थी, आपके शब्दों को ही कोट कर रही हूँ सर। तो वो कांग्रेस के आप किसी नेता की बात जो है वे बता रहे थे। तो सर जब एनआरसी लागू होगा, मुझे लगता है तो फिर हमारे रिसोर्सेज हमें बेहतर तरीके से मिल पाएंगे। अब इसमें दो चीजें हो जाती हैं, अगर जितना कम होगा उतना बढ़ जाएगा। अगर हम एनआरसी लागू कर देंगे और जितने लोगों को बाहर अगर खदेड़ा जाएगा उतने ही हमारे पास भी आ जाएंगे, तो हम वो उस लिहाज से इक्वल हो जाएंगे। लेकिन बाहर कर देना और उनको निकाल देना, वो कहाँ जाएंगे, उनको कौन देश अपनाएगा, और ये सारी चीजों को लेके देखा जाए, और ये बात तो तय है। देखो, रिसोर्सेज वाली जहाँ पे बात आ जाएगी, आज बहुत कमी है, बहुत ज्यादा। कई ऐसे इंडेक्स के रिपोर्ट आई है, उसमें ये बताया गया है कि क्या नाम, जो जॉब है, जॉब खत्म होती जा रही है, बिल्कुल जॉब खत्म हो जाए। और सरकारों के खर्चे इतने हो गए हैं, तो अपने उनके इतने एक्सपेंसेस हैं, तो उनको सरकार दूसरों को क्या कुछ दे पाएगी। अब 2 करोड़ की अभी हमारे कांग्रेसी मित्र ने कहा कि 2 करोड़ नौकरी देने का वादा कहा था, बिल्कुल पूरा किया जाना चाहिए। या फिर आप ऐसे वादे मत करो, अगर वादे करोगे तो आपको पूरा करना चाहिए। 2 करोड़ का वादा हुआ था, खुल्लम खुल्ला वादा हुआ था, सरकार उसमें क्या कहना चाहेंगे कुंवर जी? अब एक सवाल ये भी उठ रहा है, जैसे कांग्रेस को क्लैरिटी नहीं है कि पश्चिम बंगाल के अंदर सीए लागू होना चाहिए, तो वहीं दूसरी तरफ नॉर्थ ईस्ट में जब असम में जाते हैं राहुल गांधी, तो ऐसा ही कुछ बीजेपी अभी महसूस कर रही है। क्या लगता है, सीएए पूरे देश के अंदर लागू होना चाहिए या महज और महज कुछ राज्यों तक सीमित रहे? जी कुंवर जी। कुंवर जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। आर.के. मिश्रा जी, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि इस वक्त बड़ा सवाल ये भी है, क्योंकि आप तक आवाज पहुंच रही है कुंवर जी? हाँ, आवाज आ रही है आप जी सर, एक बार फिर अपना सवाल दोहरा दूं आपसे। सर, सीएए की जब हम बात कर रहे हैं, कांग्रेस जैसे कह रही है कि असम के अंदर इसे लागू नहीं करना चाहिए, बीजेपी भी कुछ ऐसा ही कहते हुए नजर आ रही है। तो क्या लगता है, सीएए को पूरे देश के अंदर लागू करने की आवश्यकता है या फिर महज और महज कुछ राज्यों तक इसे सीमित रखा जाए? जी कुंवर जी। देखिए, हमारा यह मानना है कि ये जो विदेशी जो मामले हैं, इन पर जो फैसला लेने का अधिकार है वो केंद्र सरकार को है, और केंद्र सरकार जिस तरीके से भी फैसला लेगी, इस देश के हितों को ध्यान में रख के ही फैसला लेगी। इस देश के जो नागरिक हैं उनके हितों को भी ध्यान में रखा जाएगा। आदरणीय रमेश जी ने कहा कि जिस प्रकार के संसाधन हमारे पास हैं उसमें हमको अब गुजारा करना है। हम पहले से ही 2 करोड़ रोजगार की मांग को लेकर उलझे हुए हैं। यहाँ पे बेरोजगारी एक समस्या है, भारत में महंगाई एक समस्या है, महिला सुरक्षा एक समस्या है, और दुनिया भर के जो झूठे वादे थे, किसान अपनी समस्याओं को लेकर परेशान है, ड्राइवर अपनी समस्याओं को लेकर परेशान है। जो घरेलू जो राशन की स्थिति है वो इस समय पर सबसे ज्यादा चरम पर है, और भारत इस समय पर सर्वाधिक कर्ज में डूबा हुआ है। 205 लाख करोड़ रुपए, ये IMF का उन्होंने चेतावनी दी है, 205 लाख करोड़ रुपए का कर्ज भारत के ऊपर हो चुका है। तो इसमें बाहर के लोगों को किस तरीके से आप एडजस्ट करेंगे या फिर किस तरह से उनको अधिकार देंगे? चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप चारों का, आपने अपना कीमती समय दिया, विस्तार से इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करी, क्योंकि सरकार का काम है कई सारे बड़े नीतिगत फैसले लेना, और उनमें से एक है कि देश के अंदर जो नागरिक है वो नागरिक है भी या नहीं, इसकी जानकारी सरकार को होनी चाहिए। 1951 के बाद एनआरसी नहीं हुआ, दूसरी तरफ सीएए के बदलाव के लिए देश तैयार है या नहीं। आज विस्तार से इसी मुद्दे पर करी चर्चा। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए JK24/7।